सॉल्युबिलिटी क्या है? आमतौर पे जब हम सॉल्युबिलिटी का लफ्ज बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हल होना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज में हल होना, ठीक है ना, डिसॉल्व हो जाना, सॉल्युबल होना, ठीक है ना। ये कि हम कहते हैं कि पानी में जो ना चीनी हल हो जाती है, तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी है कि पानी में सॉल्युबिलिटी उसकी है। अब ये है कि कितनी हल होती है पानी में, फर्ज करें आपके पास दो चीजें हैं, नमक है और चीनी है, कौन पानी में आसानी से हल हो जाता है, ठीक है, या कौन ज्यादा हल होता है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना, वो सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब सॉल्युबिलिटी में हम एक कैसे उसको डिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी जनरल डेफिनेशन ये बनती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पानी लिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, आपने लिया हुआ है 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में आपने पहले ऐड किया चीनी ऐड किया आपने, फर्ज करें शुगर, सही है। आपने चीनी ऐड की 1 चम्मच, आपने उसको हिलाया हुआ हल हो गई, 2 चम्मच हल हो गई, ठीक है। तो आप उसको हल करते जा रहे हैं, ठीक है, हल होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा कि मजीद चीनी उसमें हल नहीं होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट में आने से पहले पहले तक आपने जितनी चीनी उसमें हल कर ली है ना, उसको हम कहते हैं कि ये शुगर की पानी के अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी है। आपने कोई टेम्परेचर लिया हुआ है ना, फर्ज करें आपने टेम्परेचर लिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या आपने टेम्परेचर लिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, या आपने टेम्परेचर लिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चीनी को पानी को गर्म करना शुरू कर देंगे तो चीनी और ज्यादा हल होना शुरू हो जाएगी, सही है ना। मतलब जो चीनी हल नहीं हो रही, आप उसी पानी को चूल्हे पे रख देंगे तो वो मजीद उसमें वो भी हल हो जाएगी, आप फिर ऐड करते जाएंगे तो वो हल होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी चीज को ऐड करते जाते हैं और वो हल होती जाती है, एक पॉइंट आ जाता है कि वो मजीद हल नहीं होती, तो उस वक्त जो सोल्यूशन बन जाता है ना, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि अगर आप उसमें मजीद सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो हल नहीं होता, बल्कि वो नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप नमक हल करते हैं पानी में, ठीक है, आपने नमक में पानी में ऐड किया नमक, सही है ना, 100 ग्राम पानी लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप नमक ऐड कर रहे हैं, या आपने कोई टेम्परेचर ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस जो भी है, तो नमक हल करते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप 37.5 ग्राम जो है ना वो नमक हल होता है पानी में, 100 ग्राम पानी में, इससे ज्यादा हल नहीं होता। इससे ज्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो मतलब पानी का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको कितना नमक चाहिए, 37.5 ग्राम, ठीक है। तो वो किसी सल्यूट की वो मिकदार जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होना चाहिए, उसकी मिकदार जो है फिक्स होनी चाहिए। मसलन हम कहते हैं कि इसकी जो ज्यादा जनरल डेफिनेशन है ना और मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की, वो ये वाली है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपने एफएससी में भी पढ़ी थी कि सॉल्वेंट के 100 ग्राम में सोल्यूट के जितने ग्राम हल हो सकते हैं ना मैक्सिमम, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है सोल्यूट की। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो 37.5 ग्राम हल होता है मैक्सिमम 100 ग्राम पानी में, और कॉपर सल्फेट जो है वो 14.3 ग्राम हल होता है। ये बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसमें टेम्परेचर मेंशन करते हैं। अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन स्टैंडर्ड ये है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सोल्यूट की हल कर सकते हैं किसी खास टेम्परेचर पे, वो उस टेम्परेचर पर उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि आपने 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्वेंट ले लिया, उसमें आप जितने ग्राम उसके सोल्यूट के ऐड कर सकते हैं उसको भी हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। या एक मोलर सॉल्युबिलिटी होती है जिसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये मोलर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है कि आपने 1 डेसीमीटर क्यूब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितने सोल्यूट के मोल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, मोलर सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बेसिकली सारी सॉल्युबिलिटी एक जैसी ही होती है, सिर्फ यूनिट्स का फर्क है। इन सबको आप इंटर कन्वर्ट करेंगे ना तो एक ही जवाब आता है। एनी हाउ, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप जो ना वो एक मखसूस अमाउंट में, सॉल्वेंट के एक मखसूस अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सही है। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी होती क्यों है, कोई चीज दूसरी चीज में हल क्यों होती है, ठीक है। ये सादी सी चीज आपने पढ़ी हुई है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो एक जैसी चीजें होती हैं, जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर में हल होते हैं, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होते हैं, ठीक है। और जो पोलर कंपाउंड है उनके अंदर तो मतलब
पोल्स बने होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। मसलन गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ती है। अब देखिए ना, फर्ज करें पानी है आपके पास, इसमें आप CO2 गैस हल कर लें या ऑक्सीजन गैस हल कर लें, पानी के अंदर गैसेस को हल कर सकते हैं ना आप, ठीक है, या आप नाइट्रोजन गैस हल कर लें। अब ये सारी की सारी गैसेस क्या है, नॉन पोलर, ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी किस चीज पे इंहिसार करेगी पानी में, वो साइज पे। जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। CO2 का साइज सबसे बड़ा, इसको पानी में हल करना आसान, उसके बाद O2 और उसके बाद N2, ठीक है। तो जो नॉन पोलर चीजें होती हैं अगर आप उनको पानी में हल करने की बात करें पोलर में, या नॉन पोलर को नॉन पोलर में भी हल करने की बात करें, तो वो उसका इंहिसार होता है उनके साइज पे। जितना नॉन पोलर का साइज बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि पोलर की जब आप बात करते हैं तो पोलर चीजें हल होती हैं या तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मिसाल के तौर पर आप HCl को पानी में हल करते हैं तो उसके ऊपर उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पानी के अंदर कोई भी और कंपाउंड H2SO4 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, आप इथाइल अल्कोहल ऐड कर लेते हैं, कोई भी अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, पानी में हल करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पानी के अंदर जो ज्यादातर पोलर चीजें हल होती हैं वो किस वजह से होती हैं, या तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, जो डाइपोल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दो पार्ट्स हो, ठीक है। इसका जो पार्शियल नेगेटिव है इसको पानी का हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इसके पार्शियल पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, हल होता है। एक बात बताएं जरा, मुझे एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में आया, आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज में हल हो गई है तो उससे उससे क्या मुराद होता है, वो क्या हल होना क्या होता है, कैसे हल करती है कोई चीज दूसरी को। मसलन पानी में चीनी हल होती है या पानी में नमक हल होता है तो उससे क्या आपके जहन में आता है। सॉल्वेंट को ऐड करते हैं सल्यूट में, अच्छा, तो उसके मींस के नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मींस सेपरेट सेपरेट होके। जी जी, शाबाश। सर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह के हम जब शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो मींस के एक टेस्ट देता है, मीठा टेस्ट देता है। ठीक है, सर यही याद था कि जब हम चले आपने खैर चले इसको देखते हैं हम। देखें जो सॉल्युबिलिटी है ना वो क्या चीज है, यहाँ पे इसको आप गौर से देखिएगा कि सबसे पहले होता क्या है कि फर्ज करें आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फर्ज करें HCl ही है, सही है ना। अब HCl में आपको पता है इसके दो पार्ट हैं, एक नेगेटिव पार्ट है और एक इसका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। जब ये पानी में हल नहीं था ना हुआ तो ये क्या हुआ था, इसका एक HCl दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक HCl दूसरे के साथ वो जिगजैग बनाते हैं, ये मैं जिगजैग नहीं यहाँ पे बना रहा, यानी हो चले ये Cl और ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर पानी इनको हल करना चाहता है ना तो सबसे पहले पानी इनको क्या करना पड़ेगा कि पानी को इनको आपस में से अलग करना पड़ता है। मसलन पानी इनको आपस में से अलग कैसे कर सकता है, पानी क्या करता है, इसके पॉजिटिव को नेगेटिव घेर लेता है पानी का, ऑक्सीजन, ठीक है, इधर से भी फर्ज करें ऑक्सीजन है, इधर से भी ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और पानी इसके नेगेटिव को पानी का पॉजिटिव घेर लेता है, H पॉजिटिव। इसी तरह एक दूसरे का भी H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इधर से भी H पॉजिटिव। इस सारे प्रोसेस से क्या होगा, इस सारे प्रोसेस में ये होगा कि पानी क्या करेगा, इनको आपस में से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा,
चारों तरफ से इसको घेर लेगा पानी, ठीक है। और इधर से ऑक्सीजन आ गया चारों तरफ से। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इसको हम कहते हैं ये पानी के अंदर क्या हो गया है, हल हो गया है। हल होने का मतलब ये होता है कि पानी उस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से क्या कर ले, सराउंड कर ले, चारों तरफ से घेर ले, ठीक है, और उनको आपस में जुड़ने ना दे, उनको सेपरेट कर ले। मतलब ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव के हर तरफ जो है ना वो ऑक्सीजन हो, ठीक है, और नेगेटिव के हर तरफ क्या हो, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन हो, पानी का पॉजिटिव, ठीक है। ये इनको घेर ले हर तरफ से और इनको आपस में जुड़ने ना दें एक को दूसरे के साथ। तो इस तरह से हम कहते हैं ये चीज पानी के अंदर क्या हो गई है, हल हो गई है, ठीक है। तो हल होने के लिए जरूरी है कि इनके पानी की उस चीज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी मजबूत हो कि वो उनको आपस में से अलहदा करके उनको चारों तरफ से क्या कर ले, घेर ले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये पानी के अंदर क्या हो गया, ये चीज हल हो गई है। अगर पानी इसको घेर नहीं ना सकता चारों तरफ से, तो फिर पानी इसको हल भी अपने अंदर नहीं कर सकता। ये बात समझ रही है, ये होती है सॉल्युबिलिटी। ये हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं किसी पोलर चीज की। अगर कोई आयन है ना, आयन, आयन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। मसलन आपके पास ये है एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसका अपना ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये उसका नेगेटिव। उसके लिए पानी को क्या करना पड़ता है, उसके लिए पानी को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को अलहदा करना पड़ता है आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। इधर हर तरफ वो ऑक्सीजन लगा देता है पॉजिटिव के साथ, और उसके साथ क्या लगा देता है, हाइड्रोजन लगा देता है, ठीक है। और ये मिलके क्या करते हैं, इसको खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव को खींचते हैं, वो पॉजिटिव को खींचते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल दरमियान से टूट जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव अलहदा होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव अलहदा हो गया, ये नेगेटिव क्या हो गया, अलहदा हो गया, तो फिर इसको मुकम्मल तौर पे हर तरफ से ऑक्सीजन घेर लेते हैं ताकि ये दोबारा ना जुड़ सके, और इसको हर तरफ से क्या घेर लेते हैं, हाइड्रोजन घेर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी जो है ना वो किसी चीज को अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है, ठीक है। ये समझ आइए बात सॉल्युबिलिटी के बारे में। सर जी जी बच्चे पूछे। किंजा, चले खैर। अच्छा, तो अब सॉल्युबिलिटी जो पोलर सब्सटेंसेस की होती है, या तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। पानी उनके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है और उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो आयनिक सब्सटेंसेस होती है ना, उनकी जो है ना सॉल्युबिलिटी, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 लैटिस एनर्जी, नंबर 2 हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी जैसे मैंने अभी बात की है कि आयनिक कंपाउंड को हल करने के लिए जरूरी होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या किया जाए, सबसे पहले अलहदा किया जाए। मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को क्या किया जाए, जो ना वो अलहदा किया जाए, ठीक है, उनके आयनिक बॉन्ड को तोड़ा जाए। उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनको अलहदा करने के लिए, Na पॉजिटिव को अलहदा और Cl नेगेटिव को अलहदा करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके इस तरफ ऑक्सीजन लगा दें चारों तरफ, ठीक है। तो वो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, उतनी इनकी पानी के अंदर हल होने की सलाहियत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लैटिस एनर्जी का इनसार होता है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन पे। और वो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, साइज पे और किस पे, चार्ज पे। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल लें, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये चार आपके पास हैं कैटाइन, +2 चार्ज है सबके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या है, एक ही पीरियड में है, सारे एक ही ग्रुप में है। आपको पता है कि ऊपर से नीचे आए तो साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। साइज बड़ा होगा तो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन में क्या आएगी, कमी आएगी। पॉजिटिव के अट्रैक्शन में कमी आएगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह लैटिस एनर्जी का इनसार चार्ज पे भी होता है। +1 वाले की लैटिस एनर्जी कम होती है, +2 वाले की ज्यादा, +3 वाले की उससे भी क्या होती है, ज्यादा। कि मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी से मुराद ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए।
और पॉजिटिव और नेगेटिव की जो आपस में कशिश है उसका इन्हिसार आयंस के साइज पे होता है और उनके चार्ज पे होता है। जितना साइज कम होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जितना चार्ज ज्यादा होगा अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी, साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मिसाल के तौर पर इनमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड की है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लैटिस एनर्जी कम है। इसकी चार्ज इन सब पे सेम है, इसकी उससे कम क्योंकि साइज थोड़ा छोटा है, तो इसका सबसे छोटा साइज है, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। दूसरी चीज जिसपे इनकी लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, वो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन क्या है कि ये जो आयन अलहदा हो जाते हैं ना, Na पॉजिटिव फर्ज करो अलहदा हो गया, Cl नेगेटिव अलहदा हो गया, इनकी पानी के साथ जो अट्रैक्शन डेवलप होनी है ना, वो अट्रैक्शन हाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है, एक तो ये था कि इनको सेपरेट करना, दूसरा पॉइंट ये होता है कि सेपरेट तो कर लिया, उसके बाद इन आयंस को कवर करना पानी के लिए कि वो उनको अच्छी तरह से कवर कर सकता है, उनको अपने साथ अटैच कर सकता है या नहीं, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर देखें, इनकी अगर तो हाइड्रोक्साइड हो, मतलब दूसरे ग्रुप के, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो उनमें तो ये ट्रेंड है। अगर उनके सल्फेट्स हो ना ये वाले, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है वो उलट जाता है। वो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड उलट क्यों हुआ है, हालांकि लैटिस एनर्जी कम हो रही है, इधर से इधर जाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, हाइड्रेशन पे, और सल्फेट की जो हाइड्रेशन है वो OH नेगेटिव की निस्बत क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उसका जो ना वो डिसोल्यूशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से जनाब ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, कब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन पे। अगर लैटिस एनर्जी का फैक्टर डोमिनेंट होगा तो उससे क्या होगा जी कि वो उस पर डिपेंड करेगी, अगर हाइड्रेशन का फैक्टर डोमिनेंट है तो उस पर डिपेंड करेगी। एनी हाउ, फैक्टर्स कौन कौन से जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, नंबर 1 प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर जो है ना वो सिर्फ गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपको पहले भी हमने कई दफा डिस्कस किया कि जो हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जो बोतल्स होती हैं, इनके अंदर प्रेशर के तहत गैस जो है ना वो डिजोल्व की जाती है। अगर हम बोतल को खोल देते हैं तो वो गैस निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है तो वो गैस जो है ना उसकी सॉल्युबिलिटी भी उसके अंदर बोतल के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रेशर जो होता है ना वो सिर्फ गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, और जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी गैस उस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा हल होगी। ठीक है, दूसरी चीज टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो होता है ना वो उसका इफेक्ट जनरल तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। मतलब फर्ज करें आप पानी के अंदर अगर आप चीनी हल करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो शुगर एंडोथर्मिक है प्रोसेस। क्यों, ये जब चीनी हल होगी ना तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जैसे सीरियम सल्फेट है या लिथियम कार्बोनेट है, कि फर्ज करें लिथियम कार्बोनेट को आप पानी के अंदर हल करते हैं ना तो एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी, हीट के फॉर्म में हीट रिलीज होगी। अच्छा, एक और फिनोमिना, आप लैब में अगर कभी जाएं तो आप जब बेस को हल करेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्ज करें पानी में, तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब जो है ना वो गर्म हो जाएगी, बीकर गर्म हो जाएगा, तो वो एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। तो अगर सोल्यूशन बनने के का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से कम होगी। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 14.3 ग्राम हल होता है पानी के अंदर 100 ग्राम पानी में, और जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 75.4 ग्राम हो जाती है। ठीक है, 75.4 ग्राम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, वो क्यों कौन होते हैं, जिनका सोल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। मिसाल के तौर पर लिथियम कार्बोनेट जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से। हाँ, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम नहीं होती है टेम्परेचर जो ना वो बढ़ने से, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि बोतल गर्म होगी तो उसका मजा नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर गैस नहीं होती, तो उसकी गैस निकली होती है, ये जल्दी निकल जाती है। ठीक है, इससे एक और फिनोमिना भी होता है थर्मल पोल्यूशन का, मतलब जो नदियां होती हैं, ये जो लेक्स होती हैं, ठीक है, झीलें होती हैं, उनका अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वहां से ऑक्सीजन निकल जाती है, क्योंकि पानी के अंदर जो कोई भी नदी होगी ना या जो कोई पानी वाटर बॉडी है उसके अंदर पानी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है,
यहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं मछलियां और वो जितने भी आबी जानवर हैं, पौधे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट होगी वहां पे इलाके में, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी तो वो जो वहां पे जितनी भी लाइफ है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो डेड हो जाएगी और वहां पे जो ना वो डिकम्पोजिशन होगी और पोल्यूशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो बहरहाल ये सॉल्युबिलिटी का जो था टॉपिक, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करवाया है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसमें से कुछ ना समझ आई तो डिस्कस करिएगा, तो कल हम इसको मजीद पढ़ेंगे।